हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो जो आज का जो मेरा पॉइंट है वो कौन सा है? शिक्षण प्रविधियाँ। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ प्रविधियाँ दें, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको दोस्तों मैं 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आज कुछ शिक्षण प्रविधियाँ जिसको मैं लिया हूँ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रश्न उत्तर प्रविधि, दूसरा है विवरण प्रविधि, तीसरा है वर्णन प्रविधि, चौथा है व्याख्यान प्रविधि और नेक्स्ट है स्पष्टीकरण प्रविधि। ठीक है, इन सब पॉइंटों पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा है? शिक्षण प्रविधियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ लाइनें हैं हम लोग पढ़ लेंगे। हम सभी के विद्यालय महाविद्यालय स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि आप या हम लोग हों। ठीक है, विद्यालय या महाविद्यालय जो स्तर पर हम लोग पढ़ाई किए हैं उस समय हम लोग के पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे। उनकी पढ़ाई गई विषय वस्तु हमें आज तक याद है। मतलब जो पसंदीदा आपके अध्यापक रहे होंगे उनके द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है वो अभी तक याद रहती है। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का ढंग इतना अच्छा तथा सरल था। ठीक है, उस समय जो हम लोग को चीज़ें याद रहती थी वो अध्यापक का जो पढ़ाने का तरीका हो या समझाने का ढंग हो वो इतना अच्छा या सरल था कि उन पाठों को हम आज अपनी छोटे को आसानी से समझा लेते हैं। मतलब अपने छोटे जो घर पे हो या किसी भी विद्यालय में हो, उस चीज़ को जो हम लोग अच्छे से हम लोग जानते हो, किसी भी चीज़ को अच्छे से हम जानेंगे तो उसको अच्छे से हम लोग समझा लेंगे। ठीक है, ये पढ़ाने का तरीका ही शिक्षण है। मतलब इसमें बोला जो ये पढ़ाने का शैली है, जो तरीका है, यही क्या आपको दोस्तों ये आपका शिक्षण है। तो इसमें कुछ लाइनें देख लेते हैं। शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। जो शिक्षण विधि है यह क्या है? शिक्षण जो प्रक्रिया इसकी शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, शिक्षण कैसे हो या कैसा हो, इसका उत्तर हम लोग कहाँ से प्राप्त होगा? यह शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होगा। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है। ठीक है, मतलब इसमें बोला कि जो पाठ वस्तु है कितना समझ में आया। ठीक है, और कितने और अच्छे से या कितने और तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। तो इसमें और देख लेते हैं। इसका निर्धारण शिक्षण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इसका निर्धारण किसके द्वारा? वो शिक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसकी हम लोग परिभाषा देंगे शिक्षण प्रविधि की। ठीक है, थ्रिंग के अनुसार। ठीक है, एक थ्रिंग मनोशास्त्री हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है। शिक्षक क्या करता है? एक टीचर क्या करता है? शिक्षण प्रविधियाँ, ठीक है, जो शिक्षण विधि है इसके द्वारा क्या करता है? वो छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है। मतलब कि एक विधि द्वारा, एक सिस्टम द्वारा, और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। मतलब वह अध्यापक क्या करता है? स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि ये कार्य आप कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जाएगा। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे करें, और वो इस बात के लिए अध्यापक सतर्क भी रहता है कि छात्र हो या स्टूडेंट इसे कैसे करें। ठीक है, या इसे करें। और हम लोग देख लेंगे इसमें MP मॉफेट के अनुसार। ठीक है, इनका क्या कहना है उसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षण प्रविधियाँ, ठीक है, का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होती है। इसमें दोस्तों बोल रहे हैं कि मॉफेट की जो शिक्षण विधि है इसका प्रयोग शिक्षक के द्वारा अध्ययन करने के लिए जो दिए गए निर्देश हैं एक तरीका होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग को जो पहला आपका है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, जो प्रश्नोत्तर विधि इसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। ठीक है, किसी भी मानव की पहचान क्या है? जिज्ञासा है। मतलब जिज्ञासा जब होती है तो उस चीज़ को जानने के लिए लोग उत्सुक होते हैं या छात्र उत्सुक होता है। सदियों से मानव अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान जगत में समृद्ध किए। ठीक है, जब एक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है तो वो क्या करता है? नए कार्य करता है। ठीक है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करता है? वो नए प्रयोग करते हैं और आविष्कारों से क्या करता है? ज्ञान जगत को समृद्ध किया। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल स्वरूप है। किसी भी छात्र का या टीचर का क्या है? जिज्ञासा ही क्या है? प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षण अपनी समस्त शिक्षण योजनाओं को नियोजित स्वरूप दे सकता है। मतलब कि जो शिक्षण का कार्य है वो अगर प्रश्न विधि से अगर किया जाए तो क्या हो सकता है? शिक्षक अपनी जो समस्त शिक्षण योजना है उसको नियोजित कर सकता है, एक क्रमबद्ध तरीके से उसका जो स्वरूप है वो दे सकता है शिक्षक, अगर प्रश्न विधि से प्रश्न करे तो। वास्तव में इस प्रविधि का जन्मदाता, ठीक है, जो आपका प्रश्न उत्तर विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो सुकरात को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने इसके 3 सोपान बताए। जो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात, इन्होंने इसके कितना दोस्तों? 3 विधि बताए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन सी विधि हुआ। पहला है निरीक्षण, दूसरा कौन सा है? अनुभव, तीसरा है परीक्षण। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, फिर आपका अनुभव मिलेगा, उसके बाद आप परीक्षण करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि के 3 सोपान हैं। अब पारकर क्या बोल रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। प्रश्न क्या है? आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे जो प्रश्न विधि, इसका महत्व। जो प्रश्न विधि का आप प्रयोग करके पढ़ाएंगे एक टीचर छात्रों को, तो उसका क्या क्या महत्व हो सकता है? जिज्ञासा क्या होता है? बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है। ठीक है, रुचि व एकाग्रता, इसमें क्या होता है? बच्चों में रुचि और एकाग्रता रहता है। ठीक है, किसी भी चीज़ जानने के लिए, और ये चिंतन भी करता है ये चीज़ कैसे होगा प्रश्न विधि के द्वारा। पाठ विस्तार भी होता है, समस्या समाधान की क्षमता होती है। शिक्षण मूल्यांकन का कार्य भी प्रश्नोत्तर विधि से किया जाता है। नवीन ज्ञान से संबंधित कर, ठीक, नवीन एक नया ज्ञान इसके साथ आप जोड़ सकते हैं या संबंध स्थापित कर सकते हैं। सक्रियता, अगर कोई भी अध्यापक अगर छात्रों से प्रश्न करा तो क्या होगा? छात्र सक्रिय रहते हैं प्रश्न को जानने के लिए, और कक्षा का अनुशासन बना रहता है। तो ये जो प्रश्न उत्तर विधि के सब क्या है? महत्व हैं। और हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रश्न विधि शिक्षण को सहज व क्रमबद्ध करती है, इसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। क्या करता है? जो प्रश्न विधि है वो शिक्षण को सहज व क्रमबद्ध बनाती है, मतलब एक सिस्टम से, एक तरीका से बनाती है। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो। आप अगर छात्र से कोई भी प्रश्न करें तो वो प्रश्न क्या होता है? सरल होना चाहिए, इजी वे में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि छात्र उसका उत्तर आसानी से दे सके। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबंध हो। आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसी से संबंधित वो प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, अब अगले अगले पॉइंट में बात करेंगे। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाए, मतलब कि प्रश्न 1 या 2 छात्र से नहीं होना चाहिए। अगर क्लास में जितने भी छात्र हैं कोशिश करना चाहिए कि जो प्रश्न क्या हर एक छात्र से पूछा जाए। और नेक्स्ट है प्रश्न पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाला हो। ठीक है, जो आपका प्रश्न क्या हो, जो इससे पहले जो बालक को क्या है? ज्ञान है, ठीक है, मतलब पूर्व ज्ञान है, उसी को जोड़ते हुए पाठ का क्या हो? विस्तार करने वाला हो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो। ठीक है, प्रश्न क्या होना चाहिए? जो शिक्षण जो उस बालक का शिक्षण स्तर है उसी के अनुकूल होना चाहिए, और प्रश्न में क्या होना चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शिक्षण को विषय का ज्ञान हो। ठीक है, जो एक टीचर है उसको क्या होना चाहिए? उस विषय का जो विषय पढ़ा रहा है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मतलब पूरा उसको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, प्रश्नों के माध्यम से
चलने वाला शिक्षण प्रभावशाली होता है। ठीक है, जो प्रश्न उसके माध्यम से जो शिक्षण का कार्य होता है क्या होता है, वो प्रभावशाली होता है। या यूँ कहे तो प्रश्न शिक्षक के लिए अच्छे साथी के रूप में सहयोग देते हैं। जो प्रश्न क्या करते हैं, एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए अच्छे साथी के सहयोग होता है। इसमें काउलर महोदय क्या बोलते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। जो शिक्षण का कार्य क्या होना चाहिए, मुख्य रूप से प्रश्न के द्वारा होना चाहिए। अब हम लोग अगले देख लेते हैं। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा होती है। कोई भी अध्यापक प्रश्न पूछा तो उसको छात्र से क्या होती है, उत्तर की अपेक्षा होती है। उत्तर प्राप्त करना या निकलवाना भी एक कला है। एक अध्यापक को छात्र से उत्तर प्राप्त करना या निकलवाना क्या है, एक कला है। उत्तर देते समय निम्नलिखित तथ्यों का पालन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा तथ्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर देते समय छात्रों को सीधे खड़ा होकर उचित स्वर में बोलना चाहिए। ठीक है, जवाब देते समय किसी भी प्रश्न का उस छात्र को क्या होना चाहिए, पहले सीधा खड़ा होना चाहिए और उसको क्या, उसका जो स्वर वो उचित स्वर होना चाहिए, मतलब एक लय में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे। ठीक है, सामूहिक उत्तर नहीं देना चाहिए। मतलब एक समय में क्या, एक ही छात्र से क्वेश्चन करना चाहिए और एक ही छात्र उस प्रश्न का उत्तर दे। और हम नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर देने के लिए प्रतिभाशाली कमजोर दोनों छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या करना चाहिए, उस क्लास में प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनसे भी उत्तर लेना चाहिए और जो कमजोर छात्र हैं उनसे भी उसका जवाब लेने का प्रयत्न करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है, अशुद्ध व अस्पष्ट उत्तर पर उत्तेजक प्रतिक्रिया न करें। ठीक है, अगर बच्चा उतना अच्छा से उत्तर नहीं दे रहा है या अशुद्ध दे रहा है, अस्पष्ट तरीके से नहीं दे रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा उत्तेजक नहीं होना चाहिए, मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए या प्रतिक्रिया ज़्यादा उत्तेजक प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके गलत होने के कारणों को शिक्षक अवश्य स्पष्ट कर। ठीक है, अगर बच्चा अगर गलत जवाब दे रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रहा है, तो उसके जो कारण है उसको शिक्षक को बताना चाहिए स्पष्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सही उत्तर की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर बालक क्या करता है, अगर उत्तर सही दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, तो उसकी क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, ताकि अन्य छात्र भी प्रेरित हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जटिल प्रश्नों के उत्तर को शिक्षक स्वयं पाठ सामग्री से स्पष्ट करें। ठीक है, जो जटिल प्रश्न होते हैं उसको क्या करना चाहिए, कि अध्यापक को स्वयं जो पाठ सामग्री है उसी से स्पष्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उत्तर खोजने का अवसर दिया जाए। ठीक है, छात्रों को क्या करना चाहिए, उत्तर जो खोजने का अवसर दिया जाए। अस्पष्ट है उत्तर विधि भी अधिगम प्रक्रिया की दिशा बोधक है। प्रश्न के प्रकार कैसा होना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए, विचारात्मक, ठीक है, कि बच्चा उस पर विचार कर सके, उस प्रश्न पे ऐसा प्रश्न होना चाहिए। बोध होना चाहिए, ठीक है, और विकासात्मक प्रश्न होना चाहिए। समस्यात्मक प्रश्न भी होना चाहिए और तुलनात्मक प्रश्न भी होना चाहिए और पुनरावृत्ति प्रश्न भी होना चाहिए। ठीक है, अब तो ये प्रश्न विधि कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे विवरण विधि। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं। पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं। शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। ठीक है, विवरण विधि में क्या बोल रहा है कि शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें क्या हो, पाठ वस्तु भी हो और प्रसंग भी हो, घटना भी हो, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब जो आपके हैं पाठ वस्तु, प्रसंग, घटना है, स्थान, इसको क्या करना चाहिए, सरल भाषा में इसका कथन होना चाहिए। इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसको दोस्तों विवरण विधि या कथन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होता है। मतलब इसमें सबसे पहले क्या होता है, अज्ञात से फिर ज्ञात की स्थिति में अग्रसर होता है आपका विवरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उदाहरण हम लोग देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना। ठीक है, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बताएंगे। जैसे देख लेते हैं, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में
बताना कि वे कहाँ स्थित हैं। ठीक है, जो हम लोग के फेमस है ऐतिहासिक जो स्थल है उसके बारे में बताएंगे कि कुतुब मीनार कहाँ है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, या ताजमहल कहाँ पे स्थित है, या इसको किसने बनवाया, यह किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह विवरण कहलाएगा। ठीक है, जब एक भी स्थान को आप बताएंगे कि वो कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, या किस लिए वो प्रसिद्ध है, यह आपके क्या कहलाएगा, विवरण कहलाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, विवरण की उपयोगिता। विवरण की उपयोगिता नेक्स्ट है, अनुभवों को मूर्त रूप प्रदान देना चाहिए, बोध विस्तार होना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, मानसिक क्षमता होना चाहिए और ध्यान केंद्रीकरण होना चाहिए विवरण विधि में। ठीक है, अब देख लेते हैं विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से। डॉक्टर रविशंकर मेनन बोल रहे हैं कि विवरण का जो तात्पर्य है वह क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। डॉक्टर रविशंकर मेनन। ठीक है, विवरण विधि से शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, जो विवरण विधि है, ठीक है, उसको जब आप शिक्षण करते समय एक अध्यापक को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट उसको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है विवरण क्या होना चाहिए, विषय वस्तु से संबंध हो। ठीक है, जो आपका विवरण कैसा होना चाहिए, जो आपके विषय वस्तु है उसके संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विवरण सरल स्पष्ट हो। ठीक है, जो आपका विवरण जिस भी पार्ट पे आप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। विवरण चित्र मॉडल श्यामपट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप क्या करें, चित्र के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से, ठीक है, या श्यामपट्ट के द्वारा आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा न हो। ठीक है, यह अत्यधिक बड़ा न हो कि छात्रों को उसको समझने में कठिनाई हो। इसको दोस्तों खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर दोस्तों एक बड़ा है थोड़ा है तो उसको 2 या 4 या 5 खंड में उसको प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो। ठीक है, अगर बालक अगर कक्षा 3 में है या 4 में है तो उसी के अनुकूल होना चाहिए, जिस स्तर का छात्र उसी के स्तर का वो विवरण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट विवरण के अंत में 1-2 प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाना चाहिए या लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जब आपका विवरण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में क्या है, उसी से जो जिस चैप्टर पे या जिस विषय पे आप विवरण दिए हैं उसमें क्या 1 या 2 या 3 प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम मतलब उसने कितना सीखा इस स्तर का पता लगाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्णन विधि। इसमें क्या दिया है कि शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है। ठीक है, शिक्षण की इस प्रविधि में क्या किया जाता है, जो विषय वस्तु है इसका क्या विस्तृत वर्णन होता है। किसमें, वर्णन विधि में एक विस्तार रूप दिया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, मतलब छात्र को वो पाठ अच्छे से समझ में आ सके, इसीलिए इसमें क्या होता है, जो विषय वस्तु उसका विस्तार से कथन किया जाता है। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होते हैं, छात्र उतना सक्रिय नहीं होते हैं। किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अगर जो आपका वर्णन वह क्या है, रुचिपूर्ण ढंग से, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेता है। ठीक है, मतलब उसको रुचिपूर्ण से अगर अच्छे से उसको वर्णन विधि को प्रस्तुत किया जाए तो उसमें क्या होता है, छात्र भी सक्रिय से भाग लेता है। ठीक है, और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके। तो पहला क्या है, चित्र मॉडल द्वारा। ठीक है, जो आपको वर्णन विधि उसको आप चित्र मॉडल द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और भ्रमण विधि द्वारा। ठीक है, आप कहीं भी ले जाकर बच्चों को भ्रमण करा सकते हैं। नेक्स्ट है करके या प्रयोग द्वारा। ठीक है, छात्रों को खुद करके या उसको खुद प्रयोग के द्वारा सिखाना जाना चाहिए वर्णन विधि में। वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है। जो आपका वर्णन विधि है और विवरण विधि है दोनों क्या है, एक समान नहीं है। विवरण सतही होता है और आपका वर्णन में क्या होता है, विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपकी विषय वस्तु वह व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी वर्णन में
सांगोपांग चित्रण होता है। यह मौखिक लिखित दोनों तरह से होता है। यह किया जाता है। विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है। इसका स्वरूप कैसा कैसा होता है दोस्तों? वह संश्लेषणात्मक होता है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे इस विधि से। ठीक है, इस विधि से क्या होता है? शिक्षण करते समय शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कौन सी विधि से? वर्णन। ठीक है, वर्णन कैसा होना चाहिए दोस्तों? विषय वस्तु से संबंध हो। ठीक है, वर्णन आपके विषय वस्तु से संबंधित हो। दूसरा आपका वर्णन की भाषा शैली सरल व स्पष्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णन समग्र रूप से किया जाए। ठीक है, वर्णन क्या है? समग्र रूप से किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है वर्णन क्रमबद्ध और आवश्यकता अनुसार हो। ठीक है, वर्णन क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है वर्णन स्तरानुकूल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों व्याख्या विधि। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु का गहन अध्ययन से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। मतलब इसमें बोला किसी भी विषय वस्तु का आप गहन ढंग से विस्तृत रूप से जो आप इसका विश्लेषण करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो व्याख्या कहलाएगा। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए, ठीक है, तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। मतलब जो आपका व्याख्या विधि है इसका प्रयोग कब किया जाता है? और ज़्यादा जटिल जो विषय हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है, या उच्च स्तर पर किया जाता है, मतलब बड़े स्तर पे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में उदाहरण के तौर पर समास को ले लें। इसमें बोला उदाहरण के तौर पर किसको ले लें? समास को। ठीक है, इसे समझाना हो तो समास दो शब्द से मिलकर बना है। समास कितने दोस्तों? दो शब्द से मिलकर बना है। अगर एक टीचर को समझाना है कैसे, तो वो बताएगा कि सम प्लस अस। ठीक है, सम का अर्थ होता है समीप या पास और अस का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए उसे समासिक पद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या हमको लेना? समास लेना है। ठीक है, और समास कितने दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अस। सम का अर्थ होता है समीप या पास, अस का अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ बैठना। ठीक है, जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए उसमें क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिख दिया जाए तो वो आपका समासिक पद कहलाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें राम लक्ष्मण माता पिता शास्त्र कुशल। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट हो गए। इसमें क्या करना है? फिर इस पदों को विग्रह करके बताएंगे। जो आपका माता पिता है, माता और पिता, इसका विग्रह करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए राम और लक्ष्मण माता और पिता शास्त्र में कुशल, इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग विग्रह कर रहे हैं। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि व्याख्यान विधि में किसी भी प्रसंग को विस्तृत रूप से समझाना जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें समास क्रिया, इस समास को समझाने के लिए जितना मैंने आप लोगों को बताया इस सब प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका व्याख्यान विधि कहलाता है। इन्हें भी जान लेते हैं। हालांकि यह एक तरफा संप्रेषण है, इसे रुचकर व उपादेय बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कैसा दोस्तों? ये एक तरफा संप्रेषण, जैसे आप व्याख्या दिए जा रहे हैं और छात्र बस सुन रहे हैं। इसे रुचकर बनाने में कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं कैसे इसको रुचकर बनाया जा सकता है। पहला, व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय कर लें। ठीक है, उस जो आपका विषय है उसको व्याख्यान देने से पहले जो आपका उद्देश्य है वो आपको निश्चय कर लेना चाहिए। सेकेंड है, व्याख्यान कैसा होना चाहिए? स्तरानुकूल हो। ठीक है, जो आपका व्याख्यान हो उस चैप्टर के या उस विषय के स्तरानुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाषा में हो। ठीक है, जो आपका व्याख्यान कैसा होना चाहिए? सरल भी होना चाहिए और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुककर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, अगर जब एक टीचर उस पर व्याख्यान कर दिया या उसके बारे में बता दिया, ठीक है, तो रुक के उस अध्यापक को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि सीखने की क्रिया क्या हो रही है। मतलब जो व्याख्यान दिया उसी से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए कि बच्चे सीखने की स्तर क्या आता है या उसने क्या क्रिया किया है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्र, मॉडल, ठीक है, उदाहरण एवं तुलना के तरीकों का समावेश करना चाहिए। ठीक है, व्याख्यान विधि में किसी भी विषय को, ठीक है, क्या करना चाहिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक टीचर को चित्र का प्रयोग करना चाहिए, मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण देकर भी, और किसी भी दो चीज़ों में तुलना करके इन तरीकों का समावेश करना चाहिए। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, व्याख्यान नीति से पढ़ाते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन चीज़ों को जानना समझने की ओर प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, व्याख्यान नीति में क्या होना चाहिए, पढ़ाते समय, ठीक है, जो मूलभूत बातें हैं उसको बताकर उस विद्यार्थी से या छात्र से उसके जो पूर्व ज्ञान का आधार पर, ठीक है, उसको जो पूर्व ज्ञान है या इससे पहले जो उसके पास नॉलेज है उसी के नॉलेज के आधार पर नवी मतलब नए ज्ञान का, नए चीज़ों का उससे क्या होना चाहिए, जानने या समझने की ओर प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, या अग्रसर करना चाहिए। देख लेते हैं व्याख्यान विधि से लाभ। व्याख्यान विधि से क्या क्या लाभ है, जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, ठीक है, विषय का सरलीकरण, स्वाध्याय की भावना, पाठ के हर एक पहलू का ज्ञान होता है, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान होता है। आपको ये व्याख्यान विधि से इतना सब लाभ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पष्टीकरण प्रविधि। ठीक है, स्पष्टीकरण विधि इस किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह से समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी विषय को या उस वस्तु को या उस घटना को अच्छी तरह से समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहते हैं। कौन से, स्पष्टीकरण को। ठीक है, यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। ठीक है, जो आपका स्पष्टीकरण विधि है वो ज़्यादातर क्या आता है, जो जटिल विषय होते हैं उसको सरल रूप से या बोधगम्य बनाने के काम में आता है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर ले। ठीक है, एक अध्यापक को चाहिए कि जो उसका पाठ वस्तु है उसके जो प्रमुख पक्ष है उसको क्या करना है, चयन कर लेना चाहिए और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें। ठीक है, जो उसके बारे में है उसके बारे में जो प्रकृत बहुत सारी बातें हैं वो शेयर करना चाहिए, मतलब छात्रों के साथ प्रकाशित करें। ठीक है, इसके लिए चित्र, मॉडल, सैंपल लेखन का माध्यम बनाना चाहिए। ठीक है, ये सब जो बातों को प्रकाशित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, चित्र का सहारा लेना चाहिए या मॉडल का लेना चाहिए या सैंपल लेखन का सहारा लेना चाहिए जिससे वो अच्छे से बता सके। स्पष्टीकरण विधि से शिक्षण की सफलता इस बात में निहित होती है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो ताकि उसे समग्र रूप से अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ठीक है, इसमें ये बोला है कि स्पष्टीकरण जो विधि है इसमें क्या करना चाहिए, जो शिक्षण की सफलता किसमें छुपी होती है, मतलब निहित होती है। शिक्षण से एक टीचर को, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने जो विषय का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, मतलब उस विषय का उसके पास पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि उसे समग्र रूप से अधिगम करता, मतलब जो सीख रहे हैं, ठीक है, या छात्र ले लीजिए, के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, सौरमंडल पढ़ाना हो तो इसमें सौरमंडल का अर्थ उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। ठीक है, मान लीजिए एक टीचर अगर सौरमंडल पढ़ा रहा है तो उसके सौरमंडल का अर्थ बताना चाहिए और उसमें कितने ग्रह होते हैं और जो तारा है या उसके जो समूह है उसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति, प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ठीक है, फिर जो कितने ग्रह हैं उन ग्रहों को अलग अलग तरीके से, मतलब एक एक को अलग अलग तरीके से बताना चाहिए और उसकी स्थिति क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, सब स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। इसके लिए चित्रों, तारामंडल, भ्रमर का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, अब स्पष्टीकरण विधि की सफलता बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें देखने से, पहला है पाठ वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे तार्किक क्रम में नियोजित कर लेना चाहिए। ठीक है,
कोई भी पाठ वस्तु उसको क्या करना, छोटे छोटे भाग में हम लोग विभक्त कर लेंगे और उसे तार्किक रूप में क्या करेंगे, नियोजित कर उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका स्पष्टीकरण की भाषा को सरल व शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है। जो स्पष्टीकरण की जो आपकी जो भाषा है वो क्या होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए। पाठ वस्तु के भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षण की अन्य प्रविधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है। इस स्पष्टीकरण में शिक्षण के आपके जो प्रश्न विधि है या व्याख्यान विधि है उसका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न अवश्य पूछें। ठीक है। स्पष्ट जब आप उस विषय का आप ज्ञान दे देते हैं तो लास्ट में क्या स्पष्टीकरण के लिए अंत में उस पे 2 या 3 या जितने प्रश्न आप पूछ लेना चाहिए ताकि बच्चों को कितना वो पढ़े हैं या कितना उनको समझ में आए। ठीक है। स्पष्टीकरण विधि की जो लाभ है उसको देख लेते हैं। पहले या सॉरी दोस्तों, प्रत्येक पहलू का ज्ञान। ठीक है। क्रमबद्धता व तार्किकता, ज्ञान की समग्रता, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान। ठीक है। ये सब स्पष्टीकरण के लाभ है। आपको दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।